नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र जनमत में होने वाला है वो अपने आप में इस लिहाज से बहुत विशेष हो जाती है क्योंकि एक ऐसा सफर खत्म हो रहा है जो इस देश के सुरक्षा कवच की पहली पंक्ति कहा जाता रहा है, MiG-21। जैसे ही ये शब्द जहन में आता है, जैसे ही MiG-21 की बात चलती है तो वो गर्जना, वो तेज, वो शक्ति, वो गौरवशाली इतिहास के पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन आज MiG-21 स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बन चुका है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स का सबसे पुराना, सबसे ताकतवर और गौरवशाली लड़ाकू विमान MiG-21 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 6 दशक तक आसमान पर दुश्मनों के लिए खौफ और दहशत का पर्याय रहा, देशवासियों के लिए गर्व का प्रतीक रहा। MiG-21 अब वायुसेना के सक्रिय बेड़े से बाहर हो चुका है। आज जनमत की शुरुआत इस पहली खबर से करने का हमारा उद्देश्य यह था कि हम आपको अपनी उस ताकत, उस शक्ति से अवगत कराएं जिसने भारत की सुरक्षा कवच को मजबूत बनाकर रखा। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित भव्य समारोह में नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के अंतिम MiG-21 विमानों को औपचारिक रूप से आज रिटायर कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति इस अवसर पर रही। उन्होंने MiG-21 को सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि भारत की ताकत, गौरव और भारत रूस की मजबूत मित्रता का प्रतीक बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि MiG-21 की विदाई एक विमान की विदाई नहीं है बल्कि राष्ट्रीय गौरव की उस यात्रा का समापन है जिसने दशकों तक भारत की रक्षा कवच की भूमिका निभाई। समारोह की शुरुआत एयर चीफ मार्शल AP सिंह की आखिरी उड़ान से हुई जिसे MiG-21 से ही भरा गया। आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम ने 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर आकाश में अद्भुत नजारा पेश किया। वहीं सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में करतब दिखाकर MiG-21 को सलामी दी। पूर्व वायुसेना प्रमुख और अनेक वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और ऐतिहासिक बना दिया। इंडियन एयरफोर्स ने अपने एक्स पोस्ट में MiG-21 को नमन करते हुए लिखा, 6 दशक की सेवा, साहस की अनगिनत कहानियां, MiG-21 ने राष्ट्र के गौरव को आसमान तक पहुंचाया। MiG-21 की जगह भारतीय वायुसेना में अब स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस शामिल होगा। तेजस आधुनिक तकनीक, उन्नत हथियारों और नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स से ये लैस माना जा रहा है। हमने आपको अभी कल ही बताया है कि किस तरीके से 97 तेजस विमानों का ये जो पूरा बेड़ा है वो बहुत जल्द हमारे इंडियन एयरफोर्स में ये शामिल हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2027 से भी शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि MiG-21 की विदाई हो रही है, जानकारी ये कह रही है कि कुछ MiG-21 विमानों को म्यूजियम में संरक्षित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां इस गौरवशाली विमान को देख सके। वहीं कुछ विमानों को विंटेज स्क्वाड्रन के लिए उड़ने लायक स्थिति में भी रखा जा सकता है। 1971 के युद्ध से बालाकोट एयर स्ट्राइक तक MiG-21 का जो शौर्य था, जौहर था, वो देश ने, दुनिया ने देखा। MiG-21 ने अपने 62 साल के लंबे सफर में भारत की कई निर्णायक लड़ाइयों और अभियान में हिस्सा लिया। 1971 का भारत पाक युद्ध MiG-21 ने ही पाकिस्तान के गवर्नर हाउस ढाका पर बम बरसाकर युद्ध का पूरा रुख ही बदल दिया था। इस कार्रवाई ने पाकिस्तान की हार तय कर दी थी क्योंकि इस कार्रवाई से ही पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। इसके बाद बारी करगिल संघर्ष की आई 1999,
दुर्गम पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन ठिकानों को MiG-21 के माध्यम से ही ध्वस्त किया गया, जो कि सेना के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। फिर बारी आई 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक की। तो इस एयर स्ट्राइक में भी पुलवामा हमले के जवाब में हुए इस मिशन में MiG-21 की भूमिका निर्णायक रही थी। इसमें भी MiG-21 का दबदबा दुश्मन पर कायम रहा और ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद और सीमा पार से आई चुनौतियों में भी MiG-21 हमेशा अग्रिम मोर्चे पर ही डटा रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि MiG-21 ने हर युद्ध और मिशन में तिरंगे का मान बढ़ाया। ये विमान भारत की वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक है। भारत ने 1962 के बाद अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए MiG-21 को शामिल करने का फैसला किया। 1963 में पहला MiG-21 भारत आया और इसी के साथ भारत सुपरसोनिक जेट युग में प्रवेश कर गया। कुल मिलाकर 870 से अधिक MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। लंबे समय तक MiG-21 को IAF की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कहा गया। हालांकि समय समय पर इसके क्रैश होने की घटनाओं ने विवाद भी जरूर खड़ा किया और इसे फ्लाइंग कॉफिन का नाम यानी उड़ता ताबूत का नाम तक दे दिया गया। बावजूद इसके MiG-21 ने अपनी मजबूती, रफ्तार और मारक क्षमता से दशकों तक भारतीय आसमान की रक्षा की। MiG-21 का विदा होना भारत की सुरक्षा और रणनीतिक इतिहास के एक युग का अंत है। वायुसेना के लिए यह विमान सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि हजारों पायलट्स के सपनों और वीरता की गाथा है। यह विमान भारत के सैन्य इतिहास का वो अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है और अब इसकी जगह आधुनिक विमान आ रहे हैं। लेकिन MiG-21 हमेशा इंडियन एयरफोर्स की गौरव गाथा के रूप में याद किया जाएगा। रक्षा मंत्री के शब्दों में अगर कहें तो MiG-21 की कहानी भारतीय वायुसेना की साहस और उत्कृष्टता की कहानी है, जो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। MiG-21 की इस विदाई में हम भी MiG-21 के शौर्य और साहस की इस गाथा को नमन करते हैं। तो अभी तो आपने हमारी आकाश की ताकत, साहस और गौरवशाली जो गाथा है उसका पूरा वर्णन MiG-21 की विदाई के दौरान देखा और समझा भी। लेकिन अब ताकत की बात हो रही है तो कहते हैं ना कि ताकत अगर पॉजिटिव हो तो वो ताकत काम की होती है, लेकिन ताकत अगर सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के रूप में होने लगे और गलत दिशा में जाने लगे तो फिर उसका विरोध बनता है। बरेली में भी कुछ ऐसा शुरू हो चुका है जिसके बाद देश भर में सनातनियों की आवाज आक्रोश के रूप में उबल रही है। दरअसल बरेली में लव की बात करने वाले जिहादियों का हेट स्पीच सामने आया है और इस हेट स्पीच ने बवाल मचा दिया। जिहादियों ने जमकर उत्पात मचाया, पत्थरबाजी की और इसके बाद इस उत्पात को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन पत्थरबाज जिहादियों को किसने उकसाया? कैसे हिम्मत हुई इन जिहादियों की कि वो पुलिस पर पथराव करें? क्या ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं? साफ तौर पर जिहादी मौलाना तौकीर की जो हिम्मत थी वो कैसे भीड़ को जुटाने में जुट गई। मौलाना तौकीर ने एक आवाज उठाई और तमाम जिहादी सड़क पर आ गए, हाथों में पत्थर लिए। बार बार पुलिस इन जिहादियों को चेतावनी दे रही थी कि जब नमाज हो जाए, नमाज अता करने के बाद शांति से आप घर जाएं, लेकिन ये जिहादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। याद होगा आपको कश्मीर में क्या हुआ करता था।
कभी कश्मीर में ऐसी ही तस्वीरें आती थी, ऐसे ही पत्थरबाजी चल रही थी, कश्मीर को जलाने की कोशिश होती थी, सेना पर पत्थरबाजी होती थी। लेकिन धारा 370 के हटने के बाद से जिस तरह से वहां पर जिहादियों पर नकेल कसी गई है, ठीक वैसी ही जरूरत अब शायद उत्तर प्रदेश में भी जिहादियों के खिलाफ कड़े कदम के साथ करनी होगी। ऐसे जिहादियों को कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि दोबारा लव के नाम पर ये हेट की तस्वीरें सामने ना आए। पत्थरबाजों को उकसाने वाले मुल्ला मौलवियों को योगी जी को कड़ा उन्हें इनका इलाज करना चाहिए ताकि कटमुल्ले ऐसी हरकत दोबारा ना दोहराए। बरेली में एक बार फिर जिहादी उत्पात का नंगा नाच उसी दिशा में सामने आया है, उसी कड़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि आई लव मोहम्मद के नारे और बैनर के पीछे छिपी जिहादी ताकतें बार बार प्रशासन को चुनौती दे रही हैं। जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर सैकड़ों लोग इस्लामिया मैदान और शहर की सड़कों पर इकट्ठा हुए। पुलिस ने उन्हें बार बार चेतावनी दी, बैरिकेडिंग की और स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इन जिहादियों ने, इन पत्थरबाजों ने एक न सुनी। पथराव शुरू हुआ, पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। शहर में तनाव फैल गया और कई स्थानों पर जिहादी और पुलिस आमने सामने आ गए। इस बवाल ने फिर यह साबित कर दिया है कि ये जिहादी केवल धार्मिक भावनाओं का ढोंग नहीं कर रहे हैं, ये खुलकर कानून और व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इन पत्थरबाजों को इतनी हिम्मत मिल कैसे रही है? क्या ये किसी राजनीतिक संरक्षण या पुरानी नीतियों का नतीजा है? बरेली में जिहादी मौलाना तौकीर रजा ने खुलेआम लोगों को भड़काया और नमाज के बाद हिंसा की राह पर उतार दिया। पुलिस की चेतावनी के बावजूद पत्थरबाजों ने अपना उत्पात जारी रखा और इस घटना ने जम्मू कश्मीर की पुरानी यादें भी ताजा कर दी, जहां पत्थरबाजी और उकसावे से पूरा प्रदेश जलता था। लेकिन केंद्र और राज्य की कड़ी कार्रवाई के बाद, धारा 370 के हटने के बाद ऐसे पत्थरबाजों को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। यही अनुभव बरेली में भी लागू होना चाहिए ताकि जिहादी मौलाना और उसके समर्थक ऐसी हरकतें दोबारा दोहरा न सके। ऐसे लोगों को, ऐसे उत्पातियों को, जिहादियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके उकसावे का खात्मा करना चाहिए। ये न केवल कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि समाज में ये संदेश भी जाएगा कि पत्थरबाजों और उकसाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार के सामने चुनौती यह है कि इन जिहादी पत्थरबाजों और उनके आवाहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मौलाना तौकीर रजा जैसे कट्टरपंथियों को खुला मंच नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनका एजेंडा साफ है, समाज में डर और उत्पात फैलाना। अब समय आ गया है कि ऐसे मौलानाओं और उनके अनुयायियों को कड़ी चेतावनी दी जाए और उनके खिलाफ कानून का पूरा प्रावधान इस्तेमाल किया जाए। बरेली की इस घटना ने साफ कर दिया है कि जिहादी तत्व अब केवल खुद के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में भय और उथल पुथल फैलाने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। ये पत्थरबाजी और उत्पात केवल हिंसा नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश है। पुलिस ने वीरता दिखाई और स्थिति को नियंत्रण में रखा, लेकिन जिहादी मौलानाओं और पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा संदेश देना अत्यंत जरूरी है। समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने होंगे। योगी सरकार को चाहिए कि बरेली में हुई इस जिहादी उत्पात की पूरी जांच कराए और जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मौलाना तौकीर रजा जैसे जो जिहादी सोच वाले मौलाना हैं, जो भीड़ को भड़काने में माहिर हैं, उन्हें कभी भी खुला मैदान नहीं दिया जाना चाहिए। बरेली की जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाना जरूरी है और इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि जिहादी तत्वों का मुख्य हथियार केवल धर्म नहीं, बल्कि भय, उत्पात और उकसावा है। ऐसे तत्वों को नियंत्रित करने के लिए केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और कड़े कानून की जरूरत है। राज्य सरकार को यह संदेश देना होगा कि कानून और व्यवस्था में
किसी भी जिहादी तत्व की कोई जगह नहीं है, उसे किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जाएगी। बरेली का यह मामला देश के अन्य हिस्सों के लिए चेतावनी है। कट्टरपंथी मौलाना और उनके समर्थकों को खुला मंच मिलने पर समाज और कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है और इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे जिहादी तत्वों को जड़ से उखाड़ फेंके, पत्थरबाजों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मौलाना के उकसावे को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाए। कुछ जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं कि ये पूरी जो कहानी थी, ये जो उत्पात आपने बरेली में देखा, वो शुरू कैसे हुआ। ग्राफिक्स जरा चला दीजिए। बरेली में नमाज के बाद जिहादी प्रदर्शन होता है। जिहादी तौकीर रजा ने लोगों को भड़काया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था आई लव मोहम्मद, जो ये स्लोगन शुरू हुआ, कानपुर से शुरू हुई ये कहानी किस तरीके से देखिए बरेली तक पहुंची। शक्ति प्रदर्शन, ताकत दिखाना और उसके बाद सनातनियों को उकसाना। पुलिस पर पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सैकड़ों जिहादी बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। माहौल तनावपूर्ण हुआ, लेकिन इन सब के बीच सभी की मांग ये है, देश की मांग ये है कि ऐसे उत्पातियों, ऐसे जिहादियों के खिलाफ योगी सरकार को सख्त और कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि ये तस्वीर इस तरीके के उत्पात की पुनरावृत्ति दोबारा उत्तर प्रदेश में ना हो सके। एक तरफ अभी बरेली में जिहादी किस तरीके से, ये छोटा बच्चा है, अब इसको बच्चा कहे या जिहादी कहे, क्योंकि इसकी सोच तो जो इसकी सोच में ही नजर आ रहा है कि ये किस कदर पत्थरबाजी कर रहा है और वो भी पुलिस पर। ये जो उत्पात नजर आया है, ऐसी ही एक तस्वीर इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिहादियों ने ट्रैफिक पुलिस वाले की पिटाई कर दी है। ये देखिए तस्वीरें, ट्रैफिक पुलिस वाले जो उम्र में बड़े लग रहे हैं और ये वो जिहादी हैं। अब इनको जिहादी कहा जाएगा क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है, यातायात सुचारू रूप से चले, ये जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन तथाकथित शांति दूत, उन्होंने किस तरीके से एक ट्रैफिक पुलिस वाले को, जो कि वर्दी में है, जो अपना काम कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें घेर कर पीटा। तो ये हालात है और सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए, उन राजनीतिक पार्टियों से भी जो ये कहते आए हैं कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो ये तस्वीर क्या कहती है? इस पर उनकी मौन साधना, क्या ये मौन समर्थन नहीं है? तस्वीरें बहुत हैं और किस तरीके से देश की संप्रभुता और एकता, अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आइए बात करते हैं लेह को आग में झोंकने वाले सोनम वांगचुक की, जिसने कैसे पल भर में लेह में अशांति फैलाकर अराजकता की आग में लेह को झोंक दिया। लद्दाख लेह हालिया हिंसा के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया और सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भड़काया, जिससे लेह में हिंसा भड़की और हालात बेकाबू हो गए। ये गिरफ्तारी उस समय हुई है जब वांगचुक और उनके संगठन को लेकर पहले से ही विवाद गहराया हुआ था। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही उनके संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। FCRA मतलब जो विदेशी फंड आया करता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशों से जो फंड मिल रहा था इनकी संस्था को, वो बैन कर दिया गया। और FCRA लाइसेंस किसी भी NGO या संगठन के लिए विदेश से फंड लेने की अनिवार्य अनुमति है, लेकिन अब इस पर रोक है। सरकार ने संगठन पर वित्तीय पारदर्शिता में गड़बड़ी और विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम लेह हिंसा की पृष्ठभूमि में और भी जरूरी हो गया था। बुधवार को लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह आंदोलन हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, 4 लोगों की मौत हुई, 90 लोग घायल हुए, स्थिति बेकाबू हुई और इस दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी में आग भी लगाई गई। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी की दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। यानी हिंसा इस कदर भड़की कि इसके बाद परिस्थिति बिल्कुल खराब हो गई। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। गुरुवार को पूरे शहर में भारी पुलिस बल मार्च करता हुआ नजर आया। अब तक इस मामले में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि फिलहाल कर्फ्यू वाले इलाकों में हालात नियंत्रण में हैं। हिंसा से पहले सोनम वांगचुक लगातार पखवाड़े भर से भूख हड़ताल पर वो थे और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू करने की मांग हो रही थी। लेकिन जैसे ही लेह में माहौल बिगड़ा, अपनी भूख हड़ताल बीच में ही छोड़ दी गई और एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार और शनिवार को सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम आवश्यक था। विशेषज्ञों का मानना है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी कार्रवाई है। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की गतिविधियां सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था या फिर सार्वजनिक शांति को प्रभावित करती है। अधिकारियों का आरोप है कि वांगचुक ने अपने भाषणों और गतिविधियों के जरिए भीड़ को उकसाया, जिसके कारण हिंसा भड़की। यह मामला अब लद्दाख की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। कुछ स्थानीय संगठनों और नेताओं ने वांगचुक की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने की कोशिश बताया, जबकि सरकार का कहना है कि लद्दाख में शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौर करने वाली बात यह है कि लद्दाख को 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से अलग एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तब से यहां पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग बार बार उठती रही है। सोनम वांगचुक इसी आंदोलन के चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। सोनम की गिरफ्तारी और उनकी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होना लद्दाख में चल रहे आंदोलन को नया मोड़ दे सकता है। जहां प्रशासन इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने का आवश्यक कदम बता रही है, तो वहीं आंदोलनकारी इसे अपनी आवाज को कुचलने की कोशिश मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये वाकई लद्दाख के लिए आवाज उठा रहे हैं या फिर ये देश में अस्थिरता फैलाने वाले देश विरोधी तत्व हैं। आने वाले दिनों में हालात किस ओर जाते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि सरकार आगे का रास्ता कैसे चुनती है, बातचीत का रास्ता या फिर ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्ती का रास्ता। देखना दिलचस्प होगा। तो हर तरफ अस्थिरता की परिस्थिति और सवाल ये पूछा जा रहा है कि अचानक ये अस्थिरता क्यों फैलाई जा रही है। इसके पीछे वो कौन लोग हैं जो लगातार राष्ट्र विरोधी तत्वों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी तत्व कौन है, कैसे अस्थिरता फैला रहे हैं। और जब अस्थिरता की बात आ रही है तो देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में तो शौर्य का ही अपमान हो रहा है। राजनीति और प्रशासन पर बड़ा विवाद यहां भी खड़ा हुआ है, क्योंकि दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप इलाके में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर अचानक टकराव की स्थिति पैदा हो गई। यहां चकपुल दुबी बाजार की सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने इस बार अपने पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित रखी थी, लेकिन प्रशासन ने इस थीम को लेकर आपत्ति जताई और आयोजन को बीच में ही रोकने का आदेश दे दिया।
इस कार्रवाई के बाद समिति को मजबूरन अपना पंडाल बंद करना पड़ा। पूजा समिति प्रशासनिक कार्रवाई से बेहद नाराज है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि श्रद्धा और सोच के अनुसार पूजा की आजादी ही नहीं है तो फिर वो राज्य सरकार से मिलने वाला जो 1,10,000 रुपए का सालाना अनुदान है वो उसे वापस कर देंगे। समिति ने यह भी कहा कि ये कदम एक तरह से विरोध स्वरूप उठाया गया है। उनका कहना है कि दुर्गा पूजा बंगाल की आस्था और परंपरा से जुड़ा त्योहार है जिसमें लोगों को अपनी पसंद की थीम चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और ये जो थीम है ये तो राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी हुई थीम है। ये देश, हमारी सेना की शक्ति, उसकी ताकत, उसके शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह हमारी देश की जीत का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर और दुर्गा पूजा में भी आपको याद है ना कि आखिरी दिन सिंदूर खेला का कार्यक्रम होता है और ऑपरेशन सिंदूर की पटकथा कहां से लिखी गई ये भी पूरा देश जानता है। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पर रोक लगाकर दरअसल ममता के प्रशासन ने, ममता सरकार ने, ममता प्रशासन ने अपनी सोच सामने लाकर खड़ी कर दी है कि उन्हें हर उस चीज से नफरत है जो देश के सम्मान से जुड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रोक लगाना मतलब सेना के शौर्य का अपमान है। इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी सरकार और प्रशासन के रवैये पर तीखा हमला कर रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि प्रशासन को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि दुर्गा पूजा पंडाल की थीम क्या हो। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना का गौरव बताया और मांग की कि जिन अधिकारियों ने इस पर रोक लगाई है उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और वहीं इस विवाद के बीच कोलकाता की मशहूर संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा समिति भी चर्चा में आ गई है। इस समिति ने भी इस साल ऑपरेशन सिंदूर थीम को चुना है। समिति का संचालन बीजेपी पार्षद सजल घोष करते हैं। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि प्रशासन उन्हें तरह तरह की परेशानियां खड़ा कर रहा है और आयोजन में बाधाएं डाल रहा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का एक गौरवशाली अध्याय है जिसमें भारतीय जवानों की बहादुरी और शौर्य की कहानी झलकती है। तो ममता सरकार की सोच एक बार फिर से सामने आ गई है। ममता किस तरह से ममता राज में देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेना विरोधी तत्व किस तरीके से फल फूल रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दुर्गा पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी जाती है तो इस पर आपत्ति खड़ी कर दी जाती है। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश का मान बन चुका है, जो हमारे देश के लिए आन बान शान का प्रतीक हो चुका है, जो हमारे देश का न्यू नॉर्मल है, ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर बंगाल यानी ममता की सरकार, ममता की पुलिस, ममता की प्रशासन की आंखों का काटा क्यों है, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। और आइए अब, क्योंकि हम जनमत के आखिरी पड़ाव पर यानी कि आज की गुड न्यूज पर पहुंच चुके हैं, तो आज की गुड न्यूज हम ग्रेटर नोएडा से आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 चल रहा है और तीसरे संस्करण का आज ये दूसरा दिन है। लोकल टू ग्लोबल थीम पर आधारित ये आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों जैसे एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, हथकरघा और वस्त्र, ओडीओपी, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक शिल्प में निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की यहां पर उपस्थिति थी और सुदर्शन न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। सबसे पहले तो उन्होंने हमारी शौर्य की 23 वर्ष पूरा होने पर सुदर्शन न्यूज को बधाई दी और फिर कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारे
हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सुदर्शन न्यूज़ को 23 साल हो चुके हैं, तो उसको लेकर के हमारे दर्शकों को और टीम को हमारी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, वो बताइए। देखिए, लगातार सुदर्शन न्यूज़ 23 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है और निर्भीकता से हमारे सभी पत्रकार जो भी खबरें हैं उनको प्रकाशित करते हैं, बताते हैं। मैं इस 23 साल के सफ़र में जो आपके न्यूज़ चैनल का सहयोग उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के प्रति रहा है, मैं उसके लिए सभी अपने चैनल से जुड़े जितने हमारे कर्मी हैं, मैं उनका सभी का बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि निष्पक्ष और निर्भीक खबरें इसी तरह से आपका चैनल देश प्रदेश के लोगों को देता रहेगा। सर, ये यूपी ट्रेड शो जो हो रहा है, इस पे यूपी के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा, उसके बारे में बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश लगातार योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और कृषि के बाद सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला सेक्टर एमएसएमई है। 3 करोड़ लोग, नौजवान कृषि से लोग रोज़गार पाते हैं, तो 2 करोड़ लोग एमएसएमई से भी रोज़गार पा रहे हैं। और एमएसएमई जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और एमएसएमई को बड़ा बाज़ार, बड़ा मंच देने का काम अभी तक मंडल स्तर पर सरकार करती थी और 33 संस्करण जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में हो रहा है, इससे भी हमारे जितने एमएसएमईज हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं और ओडीओपी से जुड़े हैं, इन सभी को एक बड़ा बाज़ार मिल रहा है। देश विदेश से लोग आकर के और सभी B2B, B2C की चर्चा भी कर रहे हैं। बड़े सफल कार्यक्रम, सफल आयोजन के माध्यम से एमएसएमई को एक नई उड़ान मिलेगी, नया बाज़ार मिलेगा और एमएसएमई की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो हम अभी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर राकेश सचान जी से, जिन्होंने बताया कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का सबसे बड़ा जो असर है वो एमएसएमई सेक्टर को खास तरीके से उसको मदद मिलेगी। कैमरामैन चंदन के साथ मैं रिमझिम सिंह, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। और चलिए इसी के साथ जनमत के आज के सफर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।